दोस्तों सभी साथियों का मन बना कि तो लाखा मंडल हमें ज़रूर चलना चाहिए। तो लाखा मंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था। तो पांडवों से संबंधित काफ़ी कुछ यहाँ बताया गया है लाखा मंडल में। और लोग कहते हैं भी अगर आप यहाँ आए और लाखा मंडल नहीं गए तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती। तो अब हमने प्रोग्राम बना लिया लाखा मंडल का और हम अब चल रहे हैं लाखा मंडल के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चल पड़े हैं लाखा मंडल के लिए, जो यहाँ से 50 किलोमीटर, लगभग 2.5 घंटे में वहाँ पहुँचने में लगेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर चलते हैं और बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और महादेव हमारी यात्रा सफल करें, सबकी यात्रा सफल करें। और दोस्तों ये हमारी चक्राता से लेकर लाखा मंडल तक की यात्रा अब शुरू हो चुकी है और ये रास्ते के नज़ारे इतने मनमोहक हैं कि मन करता है देखते ही चले जाओ। और ये रास्ते में जाते हुए हमें डोम दिखाई दिए। ये देखो डोम स्ट्रक्चर है, यहाँ लोगों के रहने के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनके रहने के लिए बनाए जाते हैं ये। और बिल्कुल 5 स्टार लग्जरी जो इनके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं और रेंट वगैरह काफ़ी होता है। तो रास्ते में हमें ये डोम भी दिखाई दिए हैं जाते हुए। तो ये भी इधर और एस्पेक्ट दिखाने में कामयाब हुए हैं। और अब हमारा सफ़र चल पड़ा है फिर से लाखा मंडल की ओर। और रास्ते की सुंदरता की दोस्तों कितना मैं प्रशंसा करूं, कितना वर्णन करूं, अवर्णनीय है। हमें बताया गया है कि रास्ता इतना खूबसूरत है चक्राता से लेकर लाखा मंडल तक का, और विविध रूप प्रकृति के यहाँ देखने को मिलते हैं। कहीं गहरी गहरी खाइयाँ हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं देवदार के पेड़ हैं बहुत ही गहरे सघन, और कहीं बिल्कुल पहाड़ ऐसा गंजा दिखाई देता है कि बिल्कुल जैसे सारे वृक्ष काट लिए गए हों। और कहीं पे बस्तियां बसी हुई हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। और ये देखिए आसमान भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये देखो पहाड़ों का टेक्सचर अपने आप में देखते ही बनता है। सर्पीली सड़कें हैं, बिल्कुल तंग रास्ता है। और इस तंग रास्ते पे हम रास्ते का आनंद लेते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। आप भी हमारे साथ साथ इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए चलिए, तो सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाएगा। आहा, देखिए इन बादलों की तो छटा ही अलग। और ये देखो बिल्कुल सघन पेड़, बिल्कुल सघन जंगल का रास्ता है। ये उस तरफ जो पहाड़ है बिल्कुल इतने गहरे पेड़ यहाँ पे। और ये देखिए इसके सामने एकदम बिल्कुल गंजे पहाड़ है ना, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। और सड़कें अपने आप में ही अजीब हैं, कहीं पे बिल्कुल तंग रास्ता है, कहीं थोड़ा सा ठीक हो जाता है। और अब ये देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल ऑफ रोडिंग पे। हम सीधे रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन साथी बोले कि रास्ता तो नीचे की तरफ रह गया। तो मैं मोड़ के दोबारा आया और ये देखो बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग का रास्ता आ गया। सिर्फ सड़क का नाम मात्र है, लेकिन बिल्कुल ऑफ रोड है। कहीं पे ऐसा रास्ता आ जाता है, कहीं कैसा। और इसको देख के हमारे साथी इतना परेशान है कि अब ये ऐसा रास्ता हमें 17 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। और देखिए हमारी शरीर की क्या हालत हो जाएगी इन सड़कों को देख के। तो हमारे साथी बड़े एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, कभी कुछ मस्ती करते हैं, कभी कुछ। आप भी जरा इसका आनंद लीजिए और मजा करिए। रोड आ गई भाई, रोड आ गई, रोड आ गई भाई, रोड आ गई। एक बार फिर नाचने का शोर मचाना छोड़ तो है नाचने का। रोड आ गई भाई, रोड आ गई, रोड आ गई भाई, रोड आ गई। रोना स्टार्ट करो। लाखा मंडल फिर रोड वैसे आ गया। क्या विनाश कहाँ से ले आया यार ये? देख लो रे, देख लो ऐसे रोड पर यार कभी रोड अच्छी आ जाती है, कभी ऐसी आ जाती है। क्यों ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। सो डोंट गिव अप। हम सब रास्तों का कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और आनंद लेते हुए अपने सफर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों उबड़ खाबड़ रास्तों का आनंद लेते हैं और उसमें मस्ती ढूंढते हुए हम आखिर में पहुंच गए हैं लाखा मंडल। और ये देखिए नीचे लाखा मंडल गांव दिखाई दे रहा है, बिल्कुल घाटियाँ में बसा। और ये यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ गांव है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में गांव सुंदर एक नगीने की तरह बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए
चारों तरफ प्राकृतिक छटा बिखरी पड़ी है, यहाँ रहने का तो मज़ा ही अलग होगा। और ये देखिए अब गेट आ गया है इसका, जहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू लाखा मंडल। हाँ के अक्षर तो गिर गए हैं लेकिन फिर भी हमें समझ आ रहे हैं। और ये नीचे रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे यमुना नदी बह रही है। ये देखिए सारा बहुत अद्भुत। लाखा मंडल के अंदर आ गए हैं। गांव का है, कस्बा कह लो, पहाड़ों में ऐसे ही कस्बे होते हैं छोटे छोटे। ये लाखा मंडल आगे है और यहाँ पे एक गुफा बताते हैं है, एक शिव जी का बड़ा मंदिर है, एक पांडवों का मंदिर है। तो वो अब एक्सप्लोर करते हैं ज़रा, क्योंकि हम भी लोगों से पूछ के ही पहुँच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई इतना ये टूरिस्ट फेमस प्लेस नहीं है, बहुत कम लोग ही यहाँ आते हैं, रेयर ही लोग आते हैं यहाँ पर। हमें बताया गया कि पांडव गुफा आगे चलकर इसी रास्ते पे ही है, तो पूछते हुए हम चल पड़े हैं पांडव गुफा की तलाश में। और ये चारों तरफ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। और ये हम पहुँच गए हैं उस पांडव गुफा के तरफ। और ये देखिए पांडव गुफा का मुख्य द्वार है। दोस्तों ये हम आ गए हैं प्राचीन पांडव गुफा, स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव। ये देखिए ये सामने है। और यही वो प्राचीन गुफा है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। ये देखिए, ये मैं आपको सारा अंदर से दिखाता हूँ। तो आओ चलते हैं गुफा के अंदर और पंडित जी से यहाँ का इतिहास भी जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ये गुफा का द्वार है और बिल्कुल नेचुरल सारा लग रहा है। ये देखो अंदर तो मंदिर बनाया गया है और स्वीटी जी और हमारी भाभी जी भी गुफा के द्वार पर पहुंच चुकी हैं और अब हम सब अंदर चलते हैं। ये देखिए गुफा के प्रवेश द्वार पर सब पंडित जी अनुष्ठान करते हैं, बैठे हैं पंडित जी। ये देखिए पंडित जी नमस्कार। पंडित जी बताइए यहाँ के बारे में कुछ हमें। यहाँ पे आपने देखा होगा जी, ये अंदर स्वयंभू शिवलिंग है। थोड़ा जो ऊपर जो है जल भी टपकता है, बर्फ भी बनती है। अच्छा, ये अंदर स्वयंभू है। ठीक है। यहाँ पे पांडव लोग जो है अज्ञातवास में छिपे थे। अज्ञातवास में छुपे थे यहाँ पर कितने टाइम के लिए? कुछ समय के लिए छुपे थे। अच्छा, यहाँ से फिर वो राजा विराट के यहाँ। राजा विराट के यहाँ यहीं से गए थे? जी जी जी। अच्छा अच्छा। और जो यहाँ पे जो है उससे पहले जो है कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था। अच्छा, यहीं पे हुआ था? जी, स्कंद पुराण में इनका वर्णन है। अच्छा, कार्तिकेय भगवान का ये जन्म स्थान। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, ऐसे तो 13-14 गुफाएं हैं। अच्छा, 13-14 गुफाएं यहाँ पे? अलग अलग गुफाएं हैं जी। इस साइड में अच्छा, 2-3 इस साइड में, 2-3 इस साइड में। कुछ गुफाएं बंद कर रखी है, कुछ जो है खुली है। अच्छा, लेकिन अंदर का पता नहीं है किसी को भी। ठीक है। तो मतलब इसका वो गुफा का संबंध पांडव है। गुफा पहले बनी हुई थी, पांडव इसमें आके रुके थे। पांडव आए थे। अच्छा, अज्ञातवास में यहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया था, तो इसलिए इसका नाम पांडव गुफा पड़ गया। हाँ जी। लाखा मंडल का और क्या महत्व है? लाखा मंडल इसलिए नाम पड़ा है जी कि लाखों शिवलिंग पांडवों ने यहाँ स्थापित किए थे जब उनको गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, कुल हत्या का दोष लग गया था। हाँ, तो उसके निवारण के लिए भी आए थे। अच्छा। और अज्ञातवास के समय भी कुछ समय यहाँ छुपे थे। अच्छा। तो ये बताया जाता है कि जब उन्होंने लक्षलिंग जब यहाँ स्थापना करी तो भगवान शिव जी ने उनको नंदी के रूप में दर्शन दिए थे। अच्छा दोस्तों, ये हम गुफा के अंदर आ गए हैं और पंडित जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग है, तो उनके दर्शन करने के लिए हम अब स्वयंभू शिवलिंग के लिए दर्शन करने के लिए हम चढ़ पड़ रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी गुफा है ये। पंडित जी दिखाओ जरा कहाँ है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। ऊपर जाके भी देख सकते हैं। ऊपर जा सकते हैं? ये देखिए, ये अंदर ये देखिए आप, अंदर बिल्कुल शिवलिंग और ये पानी, शिवलिंग के ऊपर पानी। ये देखिए पानी की बूंदें टपक रही हैं। ये देखिए
ये स्वयंभू है और अंदर देखिए पानी टपक रहा है, ये देखिए बूंदे टपक रही हैं। तो ये अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है ये पांडव गुफा का रहस्य है दोस्तों। ये देखिए शिवलिंग, देखना स्वयंभू शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये फोकस कर रखा है मैंने। और पानी की बूंदें रिसती हैं पहाड़ पत्थर के अंदर से इसके ऊपर, अद्भुत। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। पांडव गुफा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल पड़े हैं प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये रास्ता हमें शिव मंदिर की तरफ लेके जाएगा। शिव मंदिर थोड़ा आगे ऊंचाई पर बना हुआ है और जिसकी तरफ हम बढ़े चले जा रहे हैं। दोस्तों, पांडव गुफा देखने के बाद अब हम यहाँ आए हैं प्राचीन शिव मंदिर देखने के लिए, जो कि लाखा मंडल की पहचान है। और बताया जाता है कि नागर शैली में निर्मित ये मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यहाँ इस क्षेत्र में बहुत से शिव मंदिर हैं, लेकिन उनमें से अभी एक ही बचा है, इसका संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये देखिए, यहाँ असंख्य शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखो, ये छोटे बड़े कितने आकारों के शिवलिंग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सब इसी क्षेत्र में मिले थे। और पंडित जी ने जैसे हमें बताया था कि 1 लाख शिवलिंग का निर्माण यहाँ पर किया गया था, जिस कारण इस स्थान का नाम लाक्षा मंडल पड़ा। ये देखो, ये शिव के विभिन्न रूपों के भी यहाँ हमें दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। और ये मुख्य मंदिर भवन है। ये देखिए, यहाँ भी, इधर भी शिवलिंग की तरह तरह के रूप हमें दिखाई दे रहे हैं रास्ते में भी। ये देखिए कितने सुंदर नक्काशी। और ये देखिए शिवलिंग। स्वीटी जी इनके स्थापत्य कला, इनकी नक्काशी को निहार के बड़ी विस्मित हुए जा रही हैं। और ये देखिए, ये जो है, ये भी शिवलिंग है। ये देखो, और ये हम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर। बहुत ही शांत वातावरण है और इसकी मंदिर की संरचना देखकर लगता है कि बहुत ही प्राचीन समय का ये मंदिर होगा। ये बाहर देखिए, नंदी विराजमान है। जहाँ भी शिव जी की प्रतिमा होगी या शिवलिंग होगा, वहाँ नंदी का होना स्वाभाविक है। और इस मंदिर में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे एक शिला पर पार्वती जी के पद चिन्हों के निशान हैं, लेकिन मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम वो पद चिन्हों को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। फोटोग्राफी अलाउड ना होने करके मैं अब आपको बाहर से ही कैमरा फोकस करके अंदर का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अंदर विशाल शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, पंडित जी विराजमान है। और इस शिवलिंग के बारे में एक कथा प्रचलित है कि ये शिवलिंग पहले यहाँ नहीं था, दिखाई नहीं दिया था। यहाँ एक यमुना पार से एक गाय रोज आती थी और यहाँ आकर उसकी दूध की धार गिरती थी, तब जाके यहाँ पे खुदाई की गई तो ये शिवलिंग प्रकट हुआ। और इस मंदिर के अंदर सूर्य भगवान और गणेश जी की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। और ये देखिए, मंदिर का
मुख्य भवन है जो कि नागर शैली में निर्मित है। दोस्तों ये देखिए, इस चबूतरे के ऊपर विशाल शिवलिंग बना हुआ है और ये द्वारपाल हैं। पंडित जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया था और वहाँ से वो बच निकले थे तो युधिष्ठिर ने इस विशाल शिवलिंग की स्थापना यहाँ की थी। और यहाँ से जो एक सुरंग का रास्ता वो पांडव गुफा तक जाता है, जो अभी आपको हमने दिखाया है। तो एक रास्ता उसी पांडव गुफा में जाके निकलता है। तो शिव मंदिर के दर्शन कर और शिवलिंग के दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए हैं और अब यहाँ लाखा मंडल से हम प्रस्थान का समय आ गया और हम चल पड़े हैं चक्राता की ओर। दोस्तों लाखा मंडल से हम चक्राता की तरफ मुड़े और रास्ता भटक गए और एक बिल्कुल ही ऑफ रोड पे हम चले गए हैं और वो पता नहीं फिर हमें नेविगेशन कहाँ हमें ले जा रहा था, शायद नेविगेशन भी भटक गया। और वहाँ लोकल से हमने पूछा तो कहते जी आप तो गलत साइड आ गए। तब हम फिर मुड़ के वापस जा रहे हैं मेन रोड की तरफ। ये रात का टाइम है और हम फिर कहीं रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए अब ये देखिए हम मेन चक्राता रोड पर चढ़ गए हैं और अंधेरा हो चुका है। गाड़ी की हमने लाइटें जला ली हैं और विजिबिलिटी भी काफ़ी अफेक्ट हो रही है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि अपने डेस्टिनेशन पे सही पहुंच जाएं। तो आप भी चलिए हमारे साथ। अब रास्ते में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया और रास्ता ढूंढना भी और रास्ता पहचान के चलना भी अपने आप में एक टफ काम है। तो दोस्तों हमारे संदीप होम स्टे पर पहुंचकर फिर आपको अपडेट देंगे कि हम सकुशल पहुंच गए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कल हमें लाखा मंडल से वापस आते हुए 8 बज गई थी। 8 बजे हम अपने होम स्टे में पहुंचे। वहाँ खाना हमने पहले बोल दिया था, खाना खाया हमने और सो गए थे। तो आज हमारा यहाँ चक्राता में आखिरी दिन है और थोड़ा कुछ और 1-2 पॉइंट रह गए हैं। चिरमिरी हिल टॉप है, चक्राता मेन मार्केट है, इसको आज एक्सप्लोर करके और फिर हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन दिल्ली के लिए, जहाँ मैं अपने दोस्तों को छोड़ूंगा और वहाँ से फिर जाएंगे हम हिसार के लिए, शायद कल जा पाएंगे। और अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जहाँ हम होम स्टे में रुके हुए हैं। वहाँ जो नीचे एक नदी बह रही है, ये कल की आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा आपको नदी भी दिखाता हूँ। देखिए कैसे पानी के धारा इठलाते हुए बह रही है, बहुत ही अच्छा सीन है। आप भी देखिए इसको, ये देखिए ये पानी की जलधारा बह रही है। ये किसी झरने से जगह जगह झरने फूट के आ रहे हैं और ये इकट्ठा होकर एक नदी का छोटी नदी का रूप लेके ये बह रही हैं। और जब बारिशों के दिनों में तो यहाँ पानी काफ़ी हो जाता है। ये देखिए आसपास सब होम स्टे बने हुए हैं, इधर भी होम स्टे बने हुए हैं। ये वो मेन चक्राता रोड है, ये नया होम स्टे होटल टाइप और बनता जा रहा है। मतलब हम पहाड़ों को काट कर जो है अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं और उसी के परिणाम है कि देखो कभी बादल फट रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड ज़बरदस्त हो रही है, कभी गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं और आशा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।